अकाउंटिंग अजम्पशंस में गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम कर चुके हैं. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी अजम्पशन, इसका मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी कह रहे आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो ना, उसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी इन द सेंस, जो रूल्स आपने एक बार अप्लाई करे उनको चेंज मत करो बार बार. कंसिस्टेंसी होगी तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, यूजर्स उसको बेटर वे में यूज कर पाएंगे, आप डेटा को कंपेयर कर पाएंगे. एक साल के डेटा को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा अगर आपने जो अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करे हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करें हैं. ऐसा नहीं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको चेंज कर दिया हो. कह रहे नहीं. कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अजम्पशन का मतलब होता है कि इट इज अज्यूम्ड कि ये तो आपने फॉलो करा ही होगा. अगर नहीं फॉलो करा तो योर स्टेटमेंट्स आर नॉट रिलायबल. According to the consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding. It helps in better understanding of accounting information, and most important, it makes it comparable. तो keywords है understandability improve करता है, comparability improve करता है. It makes it comparable with that of previous years. Consistency eliminates personal bias. Consistency eliminates personal bias. Eliminates का मतलब, personal bias मतलब, personal bias आप अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए रेवेन्यूज ज्यादा तो नहीं दिखा रहे, आप अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं दिखा रहे. एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा के क्या फायदा होगा? आपका प्रॉफिट कम आ जाएगा और टैक्सेस कम पे करने पड़ेंगे. आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स चेंज तो नहीं करे जा रहे. तो अगर मैं ऑप्शन ही ना दूं कि चेंज कर ही नहीं सकते, तो कंसिस्टेंसी assumption will eliminate personal bias and helps in showing results that are comparable. The consistency assumption is particularly important when alternative accounting practices are equally acceptable. कह रहा है ये जो रूल है, क्या आप बोल रहे हो कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रूल्स अपने हिसाब से चेंज मत करना, तो क्या हम चेंज कर सकते हैं क्या? कह रहे हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे ऑप्शन होता है. तो ये अजम्पशन जो है वहीं के लिए, उन्हीं एरियाज के लिए एप्लीकेबल है. द कॉन्सेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट when alternative accounting practices are equally acceptable. For example, two methods of charging depreciation, WDV, written down value method, and straight line method are equally acceptable. कह रहे डेप्रिसिएशन के लिए दो मेथड्स अलाउड होते हैं, एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड. दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल हैं, बट अंडर द assumption method once chosen and applied should be applied consistently year after year to make the financial statements comparable. बार बार आ रहा है comparable. तो most important advantage कंसिस्टेंसी की होती है, कंपेरेबल करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्या होता है ये WDV और स्ट्रेट लाइन? वो कह रहे हैं कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है. अगर आपने स्ट्रेट लाइन फॉलो करा है, आपकी मर्जी है, आप WDV फॉलो करो या स्ट्रेट लाइन फॉलो करो. बट अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करा है तो हर साल आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अगर आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड करा है तो हर साल आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि रिटन डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन वैल्यू का
मतलब क्या होता है, तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, आगे भी यूज होगा जब हम चैप्टर करेंगे डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना एग्जाम्पल क्या होगा इससे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ straight line method and written down value method, straight line method and written down value method of charging depreciation। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस, ध्यान से देखना। अब मशीनरी वर्थ रुपीज, a machinery worth rupees 10 lakh, a machinery worth rupees 10 lakh was purchased। Rate of depreciation is 10% per annum। 10% per annum depreciation का रेट है। अब दो मेथड्स हैं टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना, दो मेथड्स हैं टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। वही हमने समझना है कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ध्यान से देखना दोनों में फर्क क्या होता है। एग्जाम्पल समझेंगे, बेसिक सा एग्जाम्पल, बट इससे ना आपकी रिटेंशन रहेगी कि स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी में फर्क क्या होता है। ध्यान से देखना, एसेट कितने का है, एसेट है 10 लाख का, एसेट है 10 लाख का, ओके। मशीनरी परचेस्ड कितने की, 10 लाख। तो फर्स्ट टाइम जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी तो 10 लाख पे ही होगी, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन ईयर 1, फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% पर एनम है तो 10% का मतलब होता है 10 लाख का 1 लाख। फर्स्ट ईयर में आप स्ट्रेट लाइन मेथड लो या रिटन डाउन वैल्यू मेथड लो, डेप्रिसिएशन सेम आएगी। फर्स्ट ईयर में दोनों केस में सेम आएगी, आपका मेथड स्ट्रेट लाइन हो या डब्ल्यूटीवी हो। एक साल के बाद मशीन की वैल्यू क्या है, 9 लाख। अब ध्यान से देखना, अब आपको फर्क समझ आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। ईयर टू में क्या हुआ, ध्यान से देखना, लेस डेप्रिसिएशन ईयर 2। स्ट्रेट लाइन मेथड में every year the depreciation is calculated on the original cost। straight line method में depreciation is calculated on the original cost। ध्यान से देखना, straight line method depreciation is calculated on the ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने की आपने डेप्रिसिएशन, जितने की आपने मशीनरी खरीदी, ओके। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई स्ट्रेट लाइन मेथड में, 1 लाख आ गई, 1 लाख की डेप्रिसिएशन आ गई। अब एसेट की वैल्यू क्या रह गई, 8 लाख। एसेट की वैल्यू क्या रह गई, 8 लाख। ध्यान से देखना स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी में फर्क क्या होता है। तो 1 लाख की डेप्रिसिएशन अगर लगी तो वैल्यू क्या रह गई, 8 लाख। बट रिटन डाउन वैल्यू में क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन is calculated on the written down value, that is the reduced value।
तो 10 लाख माइनस 1 लाख, एसेट की वैल्यू क्या आ गई? 9 लाख। 9 लाख में अब जब सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, एसेट कितने का है? 9 लाख। तो 10% ऑफ 9 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या हो जाएगा? 90,000। तो ये 9 लाख कैसे आए और 90,000 कैसे आया? 9 लाख का 10%। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू आई है, डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट होगी। अब डेप्रिसिएशन ईयर 3, ये ध्यान से सुनेंगे, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। ईयर 3 स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट तो 10 लाख है, तो 10 लाख का 10% अभी भी 1 लाख आएगी डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड, तभी इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसमें तो हर साल डेप्रिसिएशन 1 लाख ही आएगी अगर एसेट की वैल्यू 10 लाख है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम आएगी। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में अब वैल्यू क्या थी मशीनरी की? 8,10,000। तो 10% किसका निकालेंगे? 8,10,000। कितना आ जाएगा? 81,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस्ड वैल्यू। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7,29,000। तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे या WDV मेथड करेंगे, उससे आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। लेकिन गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है कि आपकी मर्जी, आप स्ट्रेट लाइन फॉलो करना चाहते हैं स्ट्रेट लाइन फॉलो करो, रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करना चाहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू फॉलो करो, दोनों अलाउड है। बट अगर एक बार ही आपने स्ट्रेट लाइन मेथड चूज कर लिया तो हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। अगर आपने एक साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चूज कर लिया तो हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही चूज करना पड़ेगा। जो मेथड एक बार ही आपने चूज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, वही आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। ये बोलता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। वापस आ जाएंगे रूल पे। अब अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जाम्पल यूज करना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल, 2 methods of charging depreciation, written down value method and straight line method are equally acceptable. They are equally acceptable. But under this assumption, method once chosen and applied should be followed consistently year after year to make the financial statements comparable. अब बुक वाले तो अज्यूम करते हैं कि आपको पता ही होगा कि रिटर्न डाउन वैल्यू और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, बट मुझे लगा कि शायद आपको ना पता हो, इसीलिए बता दूं ताकि अंडरस्टैंडिंग आपके लिए इजी हो जाए कि दोनों मेथड है, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा, बट लॉ कह रहा है दोनों अलाउड है, लेकिन एक चूज कर लिया तो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? ये कहती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। दो फायदे हैं इसके, इट हेल्प्स, इट मेक्स कंपैरिजन पॉसिबल, और दूसरा इट एलिमिनेट्स पर्सनल बायस। ओके, इस अजम्पशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द अकाउंटिंग प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन, द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड। कह रहे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में हम अलाउ करते हैं आपको कि आप चेंज कर सकते हो, बट कौन से हैं वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड requires it। अगर लॉ में कोई अमेंडमेंट आ गई है, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई अमेंडमेंट आ गई, अमेंडमेंट मतलब चेंज इन द लॉ, तो अगर कोई अमेंडमेंट आ गई है और उसकी वजह से आपको अपने जो रूल्स आप अप्लाई कर रहे थे वो चेंज करने पड़ेंगे, तो अलाउड है। एक तब अलाउड है और चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। कह रहे अगर चेंज करा तो उससे, अगर मैंने मेथड चेंज करा, मैं अभी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने WDV फॉलो करा तो उससे ना मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
और मीनिंगफुल हो जाएंगी और ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर पाऊंगा, कह रहे उस केस में अलाउड है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, दो टाइम पे अलाउड है, एक if the law or accounting standard requires it, और दूसरा if the change will result in more meaningful presentation. Consistency assumption.